नमस्कार। मैं एनके सिंह। तो मुंबई में इंडिया का तीसरा अधिवेशन भी हो गया, जिसे हम बर्थ पैंग कहते हैं, प्रसव पीड़ा। उससे इंडिया बाहर निकल आ गया। अब आगे क्या होगा? बहुत पूरे देश में और खास करके भक्त, सत्ता पक्ष, सब में सनसनी है। सब ये मान रहे थे, इसकी बर्शिया पढ़ दिया था उन्होंने, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो हो नहीं पाएगा। कहीं 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 का कुनबा अक्सर कहा करते थे। लेकिन इंडिया तो पैदा हो गया, और पैदा ही नहीं होगा, स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है। मुझे याद आता है कि जिस तरह से ये 2 दिन से चल रहा था, और जिस तरह खबरें आ रही थी, तो उनको लग रहा था कि वो गालिब का एक शेर है, थी खबर गर्म उनके आने की, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए पर वो तमाशा ना हुआ। तो बच्चा पैदा हो गया है, स्वस्थ पैदा हुआ है, और इसको लेके सत्ता पक्ष में काफी हलचल है। लेकिन अब बच्चे को पालना है, बच्चे को पालना है। बहुत सारी आयाएं हैं। मिडवाइफरी तो ठीक हो गई है, लेकिन अब आगे का लालन पालन कैसे होगा, ये बड़े उस एक गौर की चीज है। और इसमें मोदी का रथ, अगर कहीं विजय रथ रुकेगा, तो यही वो इंडिया रुकेगा। लेकिन तो उसका तरीका क्या होगा? क्या इंडिया ऐसे ही बनने से रुक जाएगा? जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो सीट शेयरिंग है। ये एक बड़ा अलायंस है, मल्टी डायमेंशनल इसका अप्रोच होगा। तो लिहाजा पहले फेज में आप सीधे सीट शेयरिंग पे नहीं आ जाते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग करनी होगी, और उसमें जो मैच्योरिटी दिखानी होगी। दो वजह है आपकी। आखिर आप आए क्यों हैं साथ में? आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आए हैं। बीजेपी का जगरनॉट, बीजेपी का जो ये रथ है, विजय रथ, ये एक्सपेंशनिस्ट है। इसने शिवसेना को कहीं का नहीं छोड़ा। आपने देखा, जिसके साथ भी ये गया उसको हजम कर गया। लिहाजा बीजेपी के साथ, और बीजेपी अगर बरकरार रहा, तो न केवल साथ की पार्टियों को, बल्कि जो विरोधी पार्टियां हैं उनके भी सेंध में इरोड कर रहा, क्योंकि उसका बेसिक थीम है हिंदुत्व। और उसके लिए वो किस तरह से कम्युनल पोलराइजेशन करेगा, ये आप जानते हैं। लिहाजा सबसे ज्यादा खतरा रीजनल पार्टीज को है। रीजनल पार्टीज को जो किसी एक खास इमोटिव इश्यूज पे आई हैं, उनको इस समय ज्यादा गहराई से सोचना होगा कि अपना अस्तित्व बताना चाहते हो, या जो पॉलिटिकल हिंदुत्व का ये चल रहा है सैलाब, उसमें बह जाने में तुम्हारा कल्याण है, बह जाने में ही तुम्हारी बर्बादी है। तो चुनना उनको है। आप गौर कीजिए, 2019 का इलेक्शन ले लीजिए। 90 करोड़ कुल इलेक्टर्स थे। दो चीजें होती है, इलेक्टर मतलब वो जिनका मतदाता सूची में नाम हो, और वोटर वो जो कि मतदान करने जाता हो। तो 90 करोड़ इलेक्टर्स थे, 60 करोड़ वोटर्स ने वोट दिया। बीजेपी को मिला 23 करोड़ से 6 लाख कम, 6-7 लाख कम। और अगर एनडीए को पूरा ले लेंगे, तो 27 करोड़ के आसपास वोट मिला, मतलब 4 करोड़ उनके एलाइज के थे। इसके बरक्स कांग्रेस को 12 करोड़ मिले। और जो बाकी पार्टियां हैं, आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप इसको समझ जाएंगे, तो एक जनता का प्रेशर भी पड़ेगा कि आप ये सीट समझौता करें कैसे। ये कांग्रेस के लिए और बाकी पार्टीज के लिए मजबूरी होगी। तो ये जो 2019 का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस बहुत दुर्दिन में है। इसके बावजूद उसको 12 करोड़ वोट मिले थे। अगर मोदी को 23 करोड़ मिले थे, तो राहुल गांधी के पार्टी को 12 करोड़ मिले थे। अब जरा आप गौर कीजिएगा, सीपीएम को 1.77% वोट मिले, या यूं कहिए कि 1 करोड़ 7 लाख वोट मिले। कहां मिले होंगे? बंगाल और केरल में, थोड़ा बहुत तमिलनाडु में। तो ये कुल मिला के 1 करोड़ 7, कांग्रेस से कितने कम है?
लगभग 10वां हिस्सा से भी कम है। उसी तरह एसपी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को कुल वोट्स जो पड़े थे उसका 2.5% मिला था। कितना मिला था कुल वोट? 1,56,47,206। मैं ये डिटेल इसलिए दे रहा हूं कि आप थोड़ा गहराई से समझे। बीएसपी को 3.6% मिले थे, या 2,22,00,000 वोट मिले थे। एनसीपी को 1.39% मिले थे, या कहिए 85 लाख वोट मिले थे। इसमें क्रम में देखेंगे तो सबसे ज्यादा टीएमसी को मिले थे 4.1%, या 2,47,00,000 वोट 2019 के चुनाव में। डीएमके को 2.3% मिले, कांग्रेस को 19.66% मिले, और टोटल 12 करोड़ वोट मिले। अगर इन पार्टियों को आप जोड़ दे, जितने हमने नाम लिए हैं जो कि इंडिया के मेंबर हैं, सीपीएम, एसपी, बीएसपी, एनसीपी, जेडीयू, शिवसेना, वाईएसआर, टीएमसी, वाईएसआर तो खैर नहीं है मेंबर, टीएमसी, डीएमके, इन सबको जोड़ दीजिए तो भी उतने वोट नहीं होते हैं जितने कांग्रेस के अकेले होते हैं। तो अब फार्मूला कैसे बनेगा? एक पार्टी जो कि 12 करोड़ लेके बैठी है, जितना आप सबके वोट नहीं है, तो फार्मूला क्या बनना चाहिए? चुनाव किस चीज का हो रहा है? देश के पार्टी का। देश में शासन कौन चलाएगा? वो बंगाल का चुनाव नहीं है, बिहार का नहीं है, वो यूपी का नहीं है। तो अगर ये चुनाव नेशनल हो रहा है, आम चुनाव है, जिसमें कि प्रधानमंत्री चुना जाएगा, वो प्रधानमंत्री जो 45 लाख करोड़ के बजट का मालिक होगा, देश का भविष्य डिसाइड करेगा, तो उसमें आप बड़ी पार्टी को ही तो तरजीह देंगे ना। हाँ, राज्यों में ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि राज्यों में कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस की ताकत कहां से आती है? बाईपोलर जहां जहां भी है चुनाव, वहां पे कांग्रेस मजबूत है। लगभग नेक एंड नेक फाइट है, या बेटर है या थोड़ा कम है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप इन राज्यों को ले लीजिए, हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश, जहां जहां बाईपोलर है वहां पे कांग्रेस मजबूत है। तो पहला तो ये एडवांटेज है। ट्राईपोलर जहां 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 है, जैसे उदाहरण के लिए आप लें, ट्राईपोलर है जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, यहां पे ट्राईपोलर है, तो कांग्रेस कम है। अब आप यूपी का उदाहरण लीजिए। समाजवादी पार्टी इस बात पे अगर अकड़े कि हमारे पास 2.55% वोट है, मायावती इस बात से, हालांकि मायावती का तो कोई रोल नहीं है, मायावती ये कहे कि 3.6 है, तो नेशनल लेवल पे कांग्रेस का तो 20% लगभग वोट है, तो फिर कांग्रेस कहां? तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये आदान प्रदान से होगा। अगर इस बच्चे को जिंदा रखना है और इस बच्चे को एक युवा के रूप में, एक मैच्योर लवकुश के रूप में देखना है, जिसने कि राम का विजय रथ रोका था, तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका तो यही होगा ना कि उसका लालन पालन अच्छी तरह करे, और अपने खाएं चाहे ना कहें, उस बच्चों को खिलाए। तो अगर यूपी का चुनाव होगा तो ये इक्वेशन बदल जाएगा। यूपी में समाजवादी पार्टी को आप तरजीह दें, अगर वेस्ट बंगाल का चुनाव है तो टीएमसी को दें, लेकिन अगर ये लोकसभा का चुनाव है तो इसमें कम से कम 2/3 कांग्रेस को दे, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कांग्रेस वोट परसेंटेज इज एट दिस जंक्शन। आज वो वोट परसेंटेज क्या है आप उसको बोझ, खास करके यूपी, क्योंकि उस लॉजिक से अगर आप देखेंगे तो बाईपोलर राज्यों में तो कांग्रेस बहुत आगे है, तो वहां तो कांग्रेस ही सारी मिलनी चाहिए। तो इसको छोड़ के आदान प्रदान के भाव में आके देश का चूंकि चुनाव हो रहा है, तो बेहतर होगा कि 2/3 कांग्रेस को दें, और कांग्रेस को सारे लोग मिलके करें ताकि वो सत्ता में आए, मोदी के विजय रथ को रोक सके। क्योंकि साम दाम दंड भेद सब कुछ मोदी के शासनकाल में चलेगा। इस चुनाव को जीतने के लिए वो
रेवड़ियां भी चलेंगी, और देख रहे हैं रेवड़ियां बंटनी शुरू हो गई है। लेकिन मोदी जी की जो बंटती है वो रेवड़ी नहीं होती है, वो रसगुल्ले होते हैं, और रसगुल्ला दिया जा सकता है। रेवड़ियों में नाराजगी है मोदी जी की। तो हकीकत यह है कि इस पूरे केस में 1:3 और 2/3 ये होना चाहिए प्रोपोर्शन, कि 1/3 बाकी पार्टियां ले, 2/3 कांग्रेस को दे लोकसभा के चुनाव में, ताकि एक डायरेक्ट फाइट में आ जाए बीजेपी के, और तब कांग्रेस और ये जो इंडिया है ये जीतने के रास्ते पे चलेगी। एफपीटीपी सिस्टम जो हमारा है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसकी सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही अपोजिशन यूनिटी 100% होने लगती है या उस तरफ जाती है, तो सीटों की संख्या जबरदस्त बढ़ती है, जीतने वाले सीटों की। ये एक बेसिक रूल है इसका, एफपीटीपी सिस्टम का। अगर अपोजिशन के सारे वोट इकट्ठे हो जाए तो बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उसका तरीका क्या होगा? आप समर्पण भाव से आए। वो जैसा एक शेर में कहा गया है, मरता हूं सावाज पे हरचंद सर उड़ जाए, मरता हूं सावाज पे हरचंद सर उड़ जाए, जल्लाद को लेकिन वो कहे जाए कि हाँ और। सिर्फ वो हाँ और करने के लिए वो जान देने को तैयार है आशिक। ये वाले भाव में आपको रहना पड़ेगा कि नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा इस समय स्टेक पे सब कुछ जा रहा है, लिहाजा हम हर हालत में उस पार्टी को मजबूत करें जो कि राष्ट्र में शासन, देश में शासन बना रही हो। अब उसका रिवर्स लॉजिक लीजिए, समाजवादी पार्टी का कि साहब हम भी यहाँ जीत सकते हैं, कांग्रेस हमें सपोर्ट करे, हमें सारी सीटें दे दे। फिर ये मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तब यही लॉजिक और छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस को देगी, जहां पे कांग्रेस लगभग मजबूत है लेकिन पूरी तरह नहीं। तो इस समय आपको ये आदान प्रदान का बिल्कुल डायमेंशन अलग होना चाहिए, और इस आदान प्रदान को पूरी एक अपने को डिसॉल्व करने, जो होता है कि आप बच्चे के पालने में माँ बाप अपने को खत्म कर देता है, इंडिया को अगर पालना है, इंडिया को एक ऐसे युवा के रूप में देखना है जो अर्जुन की तरह तीर दे के खड़ा हो कौरवों की सेना को खत्म करने के लिए, तो उसका एक ही तरीका है कि सिर्फ आदान प्रदान ना हो, समर्पण का भाव हो। और समर्पण की अपेक्षा सिर्फ कांग्रेस से आप ना करें, कांग्रेस समर्पण करेगी। कांग्रेस, अच्छा ये आपको एक खास बात और बता दें कि जो मेरी जानकारी है, और मैं काफी दशकों से ये कर रहा हूं, राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार है अपने को समर्पित करने के लिए। न तो वो प्रधानमंत्री चाहते, अभी जो पिछला हुआ, जो जनरल मैसेज वहां से आया है वो यही आया है कि राहुल गांधी हर शर्त पे तैयार है, वो इंडिया को एक युवा के रूप में देखना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम कांग्रेस से नहीं हो रही है। कांग्रेस से अगर लोकल लेवल पे होगी तो जरूर हो सकती है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी बैठे, और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इसमें राहुल गांधी पूरी तरह से, हर तरह से अपने को समाहित करने को तैयार है इस पूरी प्रक्रिया में। हाँ, लेकिन इन जेन्यून ना हो। आप ये ना कहें कि साहब नहीं, हमें दिल्ली में 6 सीटें तो हमें चाहिए क्योंकि हम आप हैं, ज्यादा बुलाते हैं। अगर आप ये कहेंगे तो फिर ये बच्चा तो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, फिर इंडिया चल नहीं पाएगा। लेकिन इसकी कीमत आपको बहुत लंबी चुकानी पड़ेगी अगले 5 सालों में। तो विपक्ष के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि वो ममता बनर्जी हो, वो अरविंद अरविंद केजरीवाल हो, या अखिलेश यादव हो, या इस तरह के रीजनल जितने भी सैट्रैप्स हैं, जितने भी छत्रप हैं वो हो, उनको ये सोचना पड़ेगा कि यही एक मौका है। और ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में आप अपने 5-7 अगर जिता भी लेंगे तो कुछ अंतर नहीं पड़ने जा रहा है, उनको ईडी बंद कर देगी। लेकिन अगर सामूहिक रूप से लड़ेंगे और इसमें कांग्रेस को फोकल सेंटर ऑफ वो रहने देंगे, सेंटर में रहने देंगे, और उसके बाद अपने समर्पण के साथ कांग्रेस को बटरेस करेंगे। और कांग्रेस को भी यह सोचना पड़ेगा कि यही शर्त
जब वो राज्य के इलेक्शन, और राज्य के इलेक्शन 10 होने जा रहे हैं, इसी 24 तक 10 राज्यों के इलेक्शन होने जा रहे हैं, कांग्रेस भी यही भाव रखे कि तत्काल उसको पूरी तरह मदद करे। अगर ये कर लेते हैं आप, इवन छोटी पार्टी हो, उदाहरण के लिए गुजरात में कोई छोटी पार्टी हो, आप छोड़ दीजिए वहां सत्ता, और शायद राहुल गांधी इसके लिए तैयार है कि हमें अगर राज्यों में छोड़ना पड़ेगा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन केंद्र में आप कैसे करते हैं ये आपकी मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये गणित समझ में आ गई होगी कि 12 करोड़ पालने वाली पार्टी को आपको इस समय मजबूत करने की जरूरत है। क्या आप ये भाव ला पा रहे हैं? और इस भाव में मुझे लगता है गालिब के आशिक का जो समर्पण है, वो समर्पण की जरूरत पड़ेगी। क्या विपक्ष ये कर पाएगा? अगर ये नहीं कर पाता है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। वो कांग्रेस के लिए ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, वो कांग्रेस के अलावा बाकी सब के लिए भी पड़ेगी। ना तो कोई नीतीश बचेगा, ना कोई मल्लिकार्जुन खड़गे बचेंगे, ना कोई अखिलेश बचेगा। हाँ, सर झुका के ईडी के सामने अगर हर क्षण जेल के शिक्षे की दहशत से जीना चाहते हैं, तो आप चाहें तो इस इंडिया को तोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इस इंडिया में अपनी शर्तें रख सकते हैं, और अगले दिन ही वो बच्चा फिर खत्म हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये अगर आप कबूल करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चा जिंदा रहेगा, तो क्योंकि आप भी जिंदा रहेंगे तब आपकी सांसें भी चलेंगी, वरना ईडी आपकी सांसें बहुत आसानी से तोड़ देगा। इस खतरे को देख लें और तब समझ पाएंगे कि क्या शर्तें हैं इंडिया को जिंदा रखने और जवान करने की। चुनाव ये आपका है, और हम ये जनता पे छोड़ते हैं कि अगर ये हमारी बात समझ में आई हो तो इस भाव को सोचे। और मुझे लगता है कि यही असली तरीका होगा मोदी के इस शासन से मुक्ति पाने का। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए